नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सॉइल साइंस की और सॉइल साइंस में आज हमारी 8वीं क्लास रहने वाली है जिस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। पिछले वाली जो हमारी क्लासेस थी जिसमें हम बातें कर रहे थे, तो उनमें मुख्य रूप से क्योंकि आपके सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट चल रहा था, उसके बाद में हमने जो ये न्यूट्रिएंट है उनकी बातें कर ली थी। ठीक है। और उनकी बातें करने के बाद में हम थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो न्यूट्रिएंट मैकेनिज्म क्या होता है, अपटेक का क्या क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। 2 क्लासेज में हम उन चीजों को हमने कवर किया। उसके बाद में उनसे रिलेटेड जो फैक्टर्स है उनकी हमने बातें की। ठीक है, जो कि हमारी पिछली क्लास थी। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है आपके न्यूट्रिएंट की, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट की लास्ट क्लास रहने वाली है जिस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हमारे पास जो है क्लास नहीं रहेगी, फिर हम जो है सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन की बात करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। तो न्यूट्रिएंट की ये लास्ट क्लास है और इसमें हम क्या बात करेंगे, तो हम ये बात करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट है उनकी केमिस्ट्री क्या है। देखो, सीधा सीधा जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है ना, वो मैं बता देता हूं। जो सिलेबस का टॉपिक है वो ये कह रहा है कि मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या हुआ, मैक्रो का मतलब ये हुआ कि आपके एन पी के, ठीक है, और इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये मैक्रो में न्यूट्रिएंट आते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है माइक्रो, बाकी बचे हुए जो सारे हैं वो किस में आते हैं, माइक्रो में आते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, इनमें ये कह रहा है कि इनकी आपको क्या बतानी है, सोइल में केमिस्ट्री बतानी है। क्या बतानी है, केमिस्ट्री। अब देखो, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि ये कैसे बनते हैं, कैसे इनका अपघटन होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, सोइल से इनका लॉस कैसे होता है, सोइल में ये वापस कैसे आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको इन तत्वों के चक्र को समझाना है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है ना, वो एक केमिस्ट्री का पार्ट ही होता है। यानी कि आपको क्या समझाना है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कैसे, किस में आई, आपके सोइल में आई, और यदि वो सोइल में आ गई है तो फिर वो सोइल में कैसे कैसे चेंज हो रही है, सूक्ष्म जीव उसको कैसे तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझानी है। ऐसा ही फास्फोरस में करना है, ऐसा ही पोटास में करना है, और ऐसा ही आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, इन सब में करना है। ठीक है। तो ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है और ये जो आपके माइनर है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक तो ठीक है मामला, क्योंकि ये तो क्या है आपके जो है मुख्य रूप से पूछे भी कम जाते हैं और इनमें ज्यादा डिटेल वाली चीजें है भी नहीं। मुख्य रूप से जो डिटेल वाली बातें हैं वो आपके एनपीके में है, क्योंकि एनपीके में तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे नाइट्रिफिकेशन हो गई, अमोनिफिकेशन हो गया, ठीक है, मिनरलाइजेशन हो गया, ठीक है, वोलेटिलाइजेशन हो गया। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सारी आपके किससे रिलेटेड है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि इनके चक्कर में इनकी बात जरूर होती है। ठीक है, तो इन सब की हम बातें करेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स में अवेलेबल होता है नाइट्रोजन, इसके साथ में ही नाइट्रोजन का साइकिल क्या होता है, पौधों को नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से फंगस है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, उसके मिनरल जो मिनरलाइजेशन होता है उसमें, इमोबिलाइजेशन होता है उसमें कौन कौन से जो आपके बैक्टीरिया हैं वो भाग लेते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपके जो हम सेमेस्टर की बात करते हैं तो सेमेस्टर में भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं खूब पूछी जाती है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, एमिनाइजेशन क्या होता है, ये सारी प्रक्रियाएं जो नाइट्रोजन से रिलेटेड है। इसके अलावा नाइट्रोजन का लॉस कैसे होता है, मिट्टी में हमने नाइट्रोजन दे तो दिया, यूरिया की फॉर्म में दे दिया या हमने ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, लेकिन उसका नुकसान कैसे होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कैसे डिफाइन करता है, कैसे जो है कंट्रोल करता है मिनरलाइजेशन को, खनिजीकरण को। ठीक है, इन सारी प्रक्रियाओं को हम देखने वाले हैं। दिमाग के आपके जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे कि कैसे कैसे नाइट्रोजन आता है और कैसे कैसे जाता है। देखो, एक बार समझने का प्रयास करो। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, इसलिए सबको जो है यहाँ पर ध्यान देना है। किस तरफ, बोर्ड की तरफ ध्यान देना है और सारी चीजों को बिल्कुल बारीकी से समझना है। ठीक है, क्या करना है,
बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है, क्योंकि एक भी चीज इधर उधर हो जाएगी तो ये चीजें दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि ये जो है बहुत हम कम देखते हैं, जनरली ऐसी चीजें जो है हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। बात कर रहे हैं हम नाइट्रोजन की। अब देखो, नाइट्रोजन की एक तो हम डिस्कशन करते हैं कि नाइट्रोजन जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें काम क्या क्या करता है, तो काम को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर काम को हम शॉर्ट में देखेंगे कि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, प्रोटीन बनाता है, डीएनए का पार्ट होता है, आरएनए का पार्ट होता है, कुछ एंजाइम्स बनाता है। क्या करता है? कुछ एंजाइम्स बनाता है। इसके अलावा कुछ पीजीआर में भी भाग लेता है। पीजीआर का मतलब समझते हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में भी भाग लेता है। ठीक है, किस में भाग लेता है दोस्तों? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में। क्या बात समझ में आई? क्या प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, जो आपके पीजीआर है, एक चीज और सुनी होगी आपने, क्लोरोफोरिफोस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी नाइट्रोजन क्या होता है? एक अहम रोल अदा करता है। ये सारी चीजें क्लियर है, ये मैंने पहले आपको बता दी है, इसलिए दोबारा से शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो, प्रोटीन की जो फॉर्म होती है, ये नाइट्रोजन की जो फॉर्म होती है, वो या तो नाइट्रोजन मृदा में कार्बन के रूप में होगा, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में, जैसे प्रोटीन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। भाई हम क्या करते हैं, हम जो खाद डाल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, हरी खाद हो, कोई सी भी खाद हो जो हम जैविक तौर पे डाल रहे हैं, उस जैविक खाद में नाइट्रोजन कार्बनिक के रूप में ही होता है। ठीक है, कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो कार्बनिक रूप में है, इसलिए हम इसको क्या मान के चल रहे हैं? कार्बनिक अवस्था मान के चल रहे हैं, या कार्बनिक फॉर्म मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक तो कार्बनिक अवस्था में है। दूसरी बात, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक अवस्था में। क्या एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत है क्या? कार्बनिक में सीधा सीधा ये सारी जो फॉर्म्स होती है वो कार्बन की ही होती है। प्रोटीन में भी कार्बनिक फॉर्म में होता है, डीएनए, आरएनए सब में कार्बनिक फॉर्म में ये उपलब्ध होता है। ठीक है, कार्बन के तौर पे, कार्बन से जुड़ा हुआ, मिला हुआ है, इसलिए इसको कार्बनिक फॉर्म। क्या ये पौधों को अवेलेबल होता है क्या? क्या पौधे डायरेक्ट प्रोटीन को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्या डायरेक्ट डीएनए, आरएनए, पीजीआर, क्लोरोप्लास्ट, इनसे डायरेक्ट ले सकते हैं क्या नाइट्रोजन को? नहीं ले सकते, क्योंकि पौधे तो नाइट्रोजन को हमेशा आयनिक फॉर्म में ही लेते हैं। आयन वाली फॉर्म में होंगे ना, तभी जाकर ले पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये पौधों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो दूसरी बात, इनऑर्गेनिक फॉर्म आ जाती है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में या तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा N2 गैस के रूप में, या मिलेगा NO गैस के रूप में, या मिलेगा आपके जो है N2O गैस के रूप में। ठीक है, ये तो गैसियस फॉर्म हो गई। आयनिक फॉर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी तो इनऑर्गेनिक ही है। क्या इनमें कार्बन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कैसे है? अकार्बनिक है। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे, एक हो गया अमोनियम प्लस के रूप में, एक होता है NO3 माइनस के रूप में, एक होता है NO2 माइनस के रूप में। हालांकि ये ज्यादातर स्थिर नहीं रहता है, यानी कि जैसे ये बनेगा कुछ टाइम के बाद में इसके रूप में जो है बदल जाएगा, इस रूप में स्थिर रहता है या इस रूप में स्थिर रहता है। और क्या दोनों फॉर्म पौधों को अवेलेबल होती है? बिल्कुल, दोनों फॉर्म आपके पौधों को अवेलेबल होती है। उसको हम अनस्टेबल मान रहे हैं, वो स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये भी पौधों को अवेलेबल नहीं होती है। यहां तक की चीजें क्लियर है? बिल्कुल आपके क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद में क्या नाइट्रोजन की दो अवस्थाएं हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की क्या है? दो अवस्थाएं हैं। अब यहां पर एक चीज और समझ लो, क्या यहां पर मैं ऐसे कह सकता हूं कि नाइट्रोजन हमेशा कार्बनिक फॉर्म से अकार्बनिक फॉर्म में बदलता है और अकार्बनिक से कार्बनिक फॉर्म में बदलता है? जी सर, बदलता है। इसी को तो हम मिनरलाइजेशन कहते हैं, इसी को तो हम खनिजीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? खनिजीकरण, जिसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या यहां से यहां आने की प्रक्रिया को हम जो है इसको क्या बोलेंगे? इमोबिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? इमोबिलाइजेशन, या इसको बोल देते हैं हिंदी में स्थिरीकरण। स्थिर हो जाता है ये। ठीक है, तो इनका क्या हो गया?
स्थिरीकरण हो गया। तो वहां से वहां जाने पर खनिजीकरण और यहां से यहां आने पर स्थिरीकरण होता है। आई बात समझ में? तो कार्बन कर क्या रहा है, ये जो नाइट्रोजन है ये जा किस प्रकार से रहा है, एक यदि ये तो बेसिक चीजें हैं, इसके अलावा मैं कहूं एक कार्बन साइकिल में आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में आपको बना के दिखाऊं तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, बात समझ में आ गई। वायुमंडल से नाइट्रोजन मिट्टी में कैसे आएगी कि सर या तो ये ऐसे आएगी कि डायरेक्ट जो है बिजली कड़कने से, ठीक है, या मौसम की वजह से, या जो बारिश होती है, बारिश के समय बिजलियां कड़कती है तो बहुत जो है हाई टेम्परेचर होने की वजह से और अचानक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से NO3 माइनस के रूप में बदल जाता है और पानी में घुलकर मिट्टी में आ जाता है। कहाँ आ जाता है दोस्तों? मृदा में आकर मिल गया। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा हो सकता है पेड़ पौधों द्वारा। पेड़ पौधे कैसे करते हैं? तो पेड़ पौधे क्या करेंगे? पेड़ पौधे आपके मुख्य रूप से नाइट्रोजन को कहां से ले लेते हैं? जो आपके ये है, ये नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है या अन्य कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देते हैं? नाइट्रेट के रूप में चेंज कर देते हैं और पौधों को उपलब्ध करवा देते हैं। पौधों में बनती है प्रोटीन और प्रोटीन लास्ट में डिकम्पोज होकर मृदा में मिल जाती है। ठीक है, तो पौधों द्वारा भी नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? मिट्टी में आ जाता है। या फिर डायरेक्ट सूक्ष्म जीवों द्वारा भी आता है। ठीक, किसके द्वारा? डायरेक्ट सूक्ष्म जीवों द्वारा भी मिट्टी में मिलाया जाता है। जैसे मान लो कोई फंगस ऐसी है या कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो पौधों से कांटेक्ट नहीं रखता लेकिन फिर भी स्थिरीकरण कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाता है? वो आपके डायरेक्ट वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा। ठीक है, इन तीनों माध्यम से नाइट्रोजन मृदा में आ गया। अब मृदा से वापस लॉस कैसे होगा? तो लॉस के भी कुछ प्रक्रम है। ठीक है, या तो मिट्टी से क्या हो जाती है? लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब पानी के साथ घुलकर वो और गहराई में अंदर चला जाता है। ठीक है, समुद्री पानी में मिल जाता है, उसको हम जो है कहीं ना कहीं आगे चल के वो N2 गैस के रूप में ही चेंज होता है। इतनी प्रक्रिया लंबी न पड़ के हम शॉर्ट ही पढ़ेंगे। दूसरी बात, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? एक ये बचता है कि ये जो मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन है इसका कुछ पोषक तत्व क्या कर दे? इसको डिकम्पोज कर दे, इसका क्या कर दे? अपघटन कर दे, और अपघटन के द्वारा लास्ट में ये किसके रूप में बदल जाएगा? N2 गैस के रूप में। ठीक है, अपघटन होगा, अपघटन से ये पहले किसके रूप में बदलेगा? उस फॉर्म के रूप में बदलेगा और इसको मान लो बैक्टीरिया इसमें से अवायवीय माध्यम में, अवायवीय माध्यम में यानी कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर बैक्टीरिया इस ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं और इसको N2 गैस के रूप में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जहां पर जिस मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं मिलता है वहां पर नाइट्रेट को जो अवायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं वो तोड़कर किस में बदल देते हैं? N2 गैस में बदल देते हैं। ठीक है, या फिर क्या होगा? एक और प्रक्रिया होगी जिसको हम कहते हैं वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन या इसको कहते हैं वाष्पीकरण। एक वाष्पीकरण वो दूसरा होता है, एक नाइट्रोजन वाष्पीकरण भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो सीधा सीधा जो है नाइट्रोजन जो आपके नाइट्रेट के रूप में है या किसी भी अमोनिया के रूप में है, किसी भी फॉर्म में है, वो डायरेक्ट किसके रूप में? नाइट्रोजन गैस के रूप में बदल जाता है। ठीक है, हाई पीएच पर ये ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा पीएच मान वाली जो मृदाएं होती है वहां पर वोलेटिलाइजेशन से ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो ये लॉस के प्रक्रम हो गए। आई बात समझ में? पहला हमने क्या देखा? नाइट्रोजन की कुछ कार्य देखे, उसके बाद में नाइट्रोजन की जो फॉर्म्स है वो देखी कि कार्बनिक फॉर्म में भी होता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी होता है, दोनों में होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन का चक्कर है वो इस प्रकार से चलता है। कुछ पेड़ पौधे ये मिलकर क्या करते हैं? मृदा में नाइट्रोजन को मिलाते हैं और मृदा से कुछ माध्यम द्वारा वापस नाइट्रोजन कहाँ चल जाता है? अपने वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल से मिट्टी में और मिट्टी से वायुमंडल में, इस प्रकार चक्कर चलता रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों चीजें कंप्लीट होने के बाद में आपको सारी चीजें जो है आसानी से पता चल जाएगी कि क्या क्या हो रहा है। कुछ चीजें होती हैं जैसे इसमें हम अलग अलग प्रक्रम पढ़ते हैं। ठीक है सर, इन्वर्टर चालू कर देना। अलग अलग प्रक्रम पढ़ते हैं और अलग अलग प्रक्रमों में हम ये कहते हैं कि इसमें कुछ बेसिक चीजें होती है। क्या होती है? कुछ बेसिक चीजें होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन का लॉस कैसे होता है। ठीक है,
एक तो क्या पूछा जाता है कि मृदा से नाइट्रोजन का लॉस कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, एक अलग अलग प्रक्रम होते हैं, ये चाहे पेड़ों में हो चाहे सूक्ष्म जीवों द्वारा हो, इसके कुछ अलग अलग प्रक्रम होते हैं जिससे नाइट्रोजन गैस किसमें चेंज होती है, जो है NO3 के रूप में चेंज होती है, इस फॉर्म में चेंज होती है। तो उन प्रक्रमों को भी हम अध्ययन करेंगे, वो भी जरूरी होते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम इसको अफेक्ट करने वाले कुछ कारकों के बारे में भी देखेंगे, और यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां से समझने का प्रयास स्टार्ट करो। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। देखो आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन दे रखा है या टॉपिक दे रखा है, वो दे रखा है कि केमिस्ट्री ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी बात करो और मैक्रो की भी करो, तो हम सबकी एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सबको पता है, पौधों की वृद्धि के लिए, प्रोटीन के लिए, क्लोरोफिल के लिए, एंजाइम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बातें हमने कर ली, ठीक है। ये सारी बातें हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। अब देखो नाइट्रोजन कौन कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अवस्थाओं में, ये क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन लेवल का भी है, इसमें कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो कि मिट्टी में अवेलेबल होती है या मिट्टी में उपस्थित होती है, मिट्टी में देखने को मिलती है। तो देखो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होता है और नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी। नाइट्रोजन कार्बन के रूप में भी मिलेगा और नाइट्रोजन अकार्बन के रूप में भी, यानी कि बिना कार्बन वाली फॉर्म में भी मिलेगा, दोनों में ही मिलेगा। कार्बन वाली कौन कौन सी फॉर्म है, तो याद करो, पौधों के अवशेष जिनमें प्रोटीन होती है, बिल्कुल सही बात है। सूक्ष्म जीवों का बायोमास, जो सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का यूज कर चुके हैं, नाइट्रोजन को अपने शरीर में धारण कर चुके हैं, वो मरेंगे कभी ना कभी। अब जब सूक्ष्म जीव मरेंगे तो उनका बायोमास किस में रहेगा, मिट्टी में रहेगा, ठीक है। तो मिट्टी में वो किसके रूप में है, ऑर्गेनिक फॉर्म के रूप में है। इसके अलावा ह्यूमस के रूप में, ह्यूमस क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, और कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, नाइट्रोजन है, तो वहां पर भी नाइट्रोजन उपलब्ध है। तो नाइट्रोजन के ये तीनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कि पेड़ पौधों के अवशेष के रूप में, सूक्ष्म जीवों के बायोमास, बायोमास का मतलब अवशेष ही होता है, और ह्यूमस का मतलब होता है कि इनके अपघटन के बाद में बचा हुआ मटेरियल एक ह्यूमस के रूप में होता है जिसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ठीक है। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि कौन कौन सी फॉर्म्स है जो कि इनऑर्गेनिक के रूप में पाई जाती है, जिनमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि कार्बन से जुड़ी हुई नहीं रहती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एक तो अमोनिया के रूप में पाया जाता है, ये मैंने जब नाइट्रोजन पढ़ाया था तब भी बताया था कि नाइट्रोजन को पौधे अमोनिया और नाइट्रेट दोनों के रूप में ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। अमोनिया के रूप में कुछ जो पौधे हैं वो प्राप्त करते हैं, जैसे चावल हो गया, पोटैटो हो गया, यही प्राप्त करते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपके वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो विघटन और अमोनिफिकेशन से ये बनता है। अमोनिफिकेशन का मतलब हो गया अमोनिया का निर्माण, इसकी चर्चा करेंगे अभी। मृदा के कण और जैविक पदार्थ द्वारा धारण किया जाता है। धारण का मतलब होता है, इसको क्या कर लेते हैं, जो आपके ह्यूमस होता है, ठीक है। दो चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं, एक बार बता देता हूं। दो चीजें होती है, देखो, एक तो क्या होता है कि जो आपके कले होता है, ठीक है, कले का मतलब समझते हो, जिसको हम कहते हैं मृत्तिका, क्या बोलते हैं, मिट्टी के सबसे छोटे कण होते हैं, इनको हम मृत्तिका कहते हैं। ये जो कले के कण होते हैं, इन पर माइनस का चार्ज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइनस का चार्ज। इसको हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं, धन आयन को आकर्षित करते हैं, ठीक है। किसको आकर्षित करेंगे दोस्तों, धन आयन को आकर्षित करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि ये माइनस वाले हैं तो प्लस वालों को आकर्षित करेंगे ही, अपनी ओर खींच कर रखेंगे, क्योंकि दोनों में क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का है और ये जो है प्लस का है। अब प्लस और माइनस दोनों अलग अलग चीजें हैं, और कोई भी अलग जो चीज होती है वो हमें अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यही यहाँ पर होता है। तो ये तो आपके किस में भाग लेते हैं, CEC में, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी में। तो सर एनाइन में कौन भाग लेता है, ठीक है, ये क्या, ये भी यहाँ पर ही चिपकेगा, ये यहाँ पर ही चिपकेगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मृदा के कण है, ठीक है, उन पर और जैविक पदार्थों द्वारा धारण किया जाता है। धारण का मतलब इनको होल्ड कर लिया जाता है, कुछ टाइम के लिए रख लिया जाता है। इसके अलावा ह्यूमस भी होता है, लेकिन ह्यूमस का इस प्रकार का नेचर है दोस्तों कि वो पॉजिटिव वे में भी
पॉजिटिव वाली चीजों को भी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव वालों की चीजों को भी अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज ही उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स संरचना होती है उमस, ऐसा नहीं है छोटी मोटी चीज है, ये बड़ी जो है स्ट्रक्चर वाली चीज होती है और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसमें एक कुछ जो वर्ग होते हैं, कुछ समूह जो होते हैं वो पॉजिटिव वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव वाले होते हैं, तो दोनों ही चीजों को आकर्षित करते हैं। आई बात समझ में? ये चीज ध्यान रखना। नाइट्रिफिकेशन द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तन हो जाता है। बाद में यही आगे चल के नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया जो कि आपके बैक्टीरिया द्वारा होती है, नाइट्रोमोनास और आपके नाइट्रोबैक्टर द्वारा, उनकी भी हम बात करेंगे, उनके द्वारा ये नाइट्रेट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो नाइट्रेट है दूसरी फॉर्म इसके रूप में हो सकता है, या तो मिट्टी में इस फॉर्म में मिलेगा या इस फॉर्म में। अत्यधिक घुलनशील और पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध होता है, लीचिंग के प्रति संवेदनशील है, यानी कि जब पानी बरसेगा और ज्यादा पानी रहेगा मिट्टी में तो पानी के साथ घुलकर ये क्या हो जाएंगे? गहराई में चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब पौधों को यदि आप जनरली आप देखो भी, हम घर वाले ये कहते हैं कि जो ज्यादा बारिश हो रही है ना उस टाइम पे खाद मत दो खेत में। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, बारिश का टाइम होता है और बारिश के टाइम पे हम बाजरे में यूरिया डालते हैं। ठीक है, तो जो अपना बाजरा होता है उसमें यूरिया डालने से पहले हम ये देखते हैं कि या तो बारिश पूरी तरह से चली गई हो, ठीक है, क्योंकि यूरिया बहुत कम पानी में भी पिघल जाता है, ठीक है, आसानी से पिघल जाता है। तो या तो हम ये देखते हैं कि बारिश पूरी चली गई हो, उसके बाद में जो है यूरिया का प्रयोग करो, या मान लो बारिश हल्की फुल्की आ रही हो उस टाइम पे यूरिया डालो। यदि भारी बारिश होगी और आप यूरिया दे दोगे तो पानी यूरिया के साथ मिलकर गहराई में ले जाएगा उसको और पौधों को वो उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर जो लॉस होता है नाइट्रेट का वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? लीचिंग के द्वारा होता है। तभी घर वाले कहते हैं कि ज्यादा पानी में नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए, यानी कि यूरिया का प्रयोग करना है तो कम बारिश के टाइम पे करो या फिर बारिश बंद हो जाए उसके बाद में करो, आराम से जो है काम हो जाएगा आपका। आई बात समझ में? ये बेसिक चीज तो हम घर में सुनते भी हैं और उसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो चीज समझ में भी आती है कि जो नाइट्रेट का नुकसान होता है वो किसके द्वारा होता है? लीचिंग द्वारा होता है। ठीक है, नाइट्रेट क्या हो जाता है? लीच आउट हो जाता है, यानी कि पानी के साथ घुलकर प्रोफाइल से बाहर चला जाता है और पौधों को नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है आपके ट्रांजिशन फेज होती है, दोनों के मध्यवर्ती उत्पाद होता है किसका? अमोनिया का, और इसके बीच का उत्पाद है। तो ये शीघ्र ही नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगा। पौधों को ये इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि ये रहता ही नहीं है इस फॉर्म में, कुछ टाइम के बाद में ही ये किस में बदल जाएगा? नाइट्रेट में बदल जाएगा। ठीक है, इस हालांकि इस फॉर्म में भी होता है लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। इसके अलावा कुछ गैसियस फॉर्म भी है जो आपके मिट्टी में होती है, जैसे आपके N2 गैस हो गई, NO हो गई, N2O हो गई। ठीक है, ये गैसेज होती है, ये पौधों को उपलब्ध नहीं होती है लेकिन मिट्टी में गैसियस फॉर्म में जो है पड़ी रहती है। डीनाइट्रिफिकेशन, वाष्पीकरण के माध्यम से ये खोई जाती है, यानी कि ऊपर निकल जाती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया को भी हम अभी समझेंगे कि कैसे स्थिरीकरण होता है। देखो आगे बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। पहले तो हम ये समझेंगे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता कैसे है, क्योंकि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है, ये तो हमें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन यहाँ कैसे आ रहा है? ठीक है, किसमें? मिट्टी में कैसे आ रहा है उस चीज को समझो। एक तो होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ठीक है, इसमें सहजीवी बैक्टीरिया राइजोबियम और गैर सहजीवी बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। किस रूप में परिवर्तित कर रहे हैं दोस्तों? अमोनिया के रूप में। ये आपका नाइट्रोजन था वायुमंडल में और ये आपका क्या बन गया? अमोनिया बन गया। ठीक है, और ये किसने किया? ये आपके राइजोबियम ने किया। ठीक है, राइजोबियम ने किया। और ये असहजीवी बैक्टीरिया, यानी कि ये तो सिम्बायोटिक है और ये नॉन सिम्बायोटिक है, जो आपका एजोटोबैक्टर जो कि हम गेहूं में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, कभी कभी क्या होता है, ये तो बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो कि मिट्टी में चल रही है। इसके अलावा इंडस्ट्री में क्या होता है? हेबर-बोस प्रक्रम द्वारा नाइट्रोजन वाले उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, आपका ये जो यूरिया होता है ये इसी प्रक्रम द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। अमोनिफिकेशन, ये प्रक्रियाएं पूछी जाती है। ठीक है, ये आपके जो तीनों प्रक्रियाएं हैं ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आपको यहाँ के लिए भी ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन ये चीजें जो है डेफिनेशन के तौर पे आ जाती है कि स्टार्टिंग की जो आपके पहला क्वेश्चन होता है लिखने वाला, उसमें जो है डेफिनेशन आती है और डेफिनेशन के तौर पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्या है क्वेश्चन? जैविक नाइट्रोजन, जैसे कि आपका जो प्रोटीन है, अमोनिक एसिड है, ठीक है, या आपको हम कह सकते हैं कि आपके एक तरह के क्या होते हैं, अमोनिक एसिड। ये अमोनिक एसिड का मतलब ये होता है, एमिनो एसिड बोलते हैं इनको, ठीक है, एमिनो एसिड ही है। एमिनो एसिड का मतलब होता है बहुत सारे, क्योंकि छोटे छोटे एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में या प्लांट्स के शरीर में भी होते हैं, वो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन का ही एक पार्ट है जो सूक्ष्म जीव जैसे कि बेसिलस हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, द्वारा अमोनियम NH4 में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। किस में परिवर्तित किए जा रहे हैं दोस्तों? NH4 में परिवर्तित किए जा रहे हैं। ये अमोनिया है, इसके बनने की प्रक्रिया को अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया के बनने की प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं? अमोनिफिकेशन कह रहे हैं। कौन भाग ले रहा है? बेसिलस, स्यूडोमोनास, कुछ बैक्टीरिया है जो भाग ले रहे हैं। NH4 या तो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या आगे फिर इसमें नाइट्रिफिकेशन होता है। या तो ये पौधों द्वारा ले लिया जाएगा, जैसे राइस हो गया, जैसे आपका पोटैटो हो गया, कुछ मात्रा में ये आपका जो जिसको हम कहते हैं ना शुगर केन हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, ये या तो डायरेक्टली ले लेंगे और नहीं ले पाएंगे तो फिर आगे का प्रक्रम चलेगा और आगे होता है नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझने का प्रयास करो। आपका जो NH4 है, जो कि पहले वाली अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया में बना था, ये आगे चल के कॉन्टेक्ट में आएगा नाइट्रोसोमोनास के। किसके दोस्तों? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, याद कर लेना, पहला चरण है ये। क्या है? फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है, नाइट्रोसोमोनास जो है बैक्टीरिया, ये इसको पकड़ के किस में बदल देता है? NO2- के रूप में बदल देता है, ठीक है। लेकिन अभी भी एक ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे क्या होगा? आगे आपका दूसरा प्रक्रम चलेगा और सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। कंफ्यूज होते हो तो ट्रिक भी बताऊंगा दोनों चीजों को याद करने की, नाइट्रोबैक्टर और NO3-, ठीक है। यदि इन दोनों में कंफ्यूज होते हो कि नाइट्रोसोमोनास पहले लिखे या नाइट्रोबैक्टर पहले लिखे, तो बैक का मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। तो नाइट्रोबैक्टर है यानी कि बैक, यानी कि इसको बाद में लिखना है, ठीक है। तो नाइट्रोसोमोनास आपका क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। बात समझ में आई? सबसे पहले प्रोटीन बनी थी, प्रोटीन को हमने किस में चेंज कर दिया? अमोनिया में। इसको हमने अमोनिफिकेशन कहा। अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और नाइट्रोसोमोनास द्वारा जो नाइट्रस में चेंज हो गई और नाइट्रस आगे चल के नाइट्रेट में चेंज हो गया। इस प्रक्रिया को हमने नाइट्रिफिकेशन कहा और ये प्रक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट हुई। पहले चरण को नाइट्रोसोमोनास ने कंप्लीट किया, दूसरे चरण को नाइट्रोबैक्टर ने कंप्लीट किया। दूसरे चरण को याद रखने का तरीका है बैक्टर, बैक्टर यानी कि बाद में लिखना है, बेक बाद में, ठीक है। बेक का मतलब क्या होता है? पीछे या बाद में। नाइट्रेट पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। अब इस फॉर्म में पौधों को मिल गया तो पौधे इसको आसानी से ले लेंगे। यदि पौधे नहीं लेंगे तो क्या होगा सर? तो आगे और प्रक्रिया चलेगी। आगे क्या होगा? क्योंकि जब ऐसी कंडीशन में ये पड़ा रहेगा तो कभी ना कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि जो सूक्ष्म जीव होंगे उनके लिए नाइट्रोजन धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। जब सूक्ष्म जीव, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं? जैसे आपके कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ रहे हैं कौन? सूक्ष्म जीव, ठीक है। क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यू ऑक्सीजन का यूज करते रहते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो ऑक्सीजन की यहाँ क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस सिचुएशन में ये क्या करते हैं? इस नाइट्रेट वाली ऑक्सीजन को यूज में ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रेट में 3 अणु ऑक्सीजन के थे, एक ले लिया पहले, तो फिर मान लो फिर काम जो है काम बना नहीं, फिर एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया, ऐसे कम करते करते लास्ट में नाइट्रोजन गैस के रूप में ही बदल देते हैं और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि वो प्रक्रिया जो कि वहां से चलती आ रही थी उसको हमने अमोनिफिकेशन कहा, नाइट्रिफिकेशन कहा, अब ये उल्टी चल रही है क्योंकि यहां से पहले ये बना, अब वापस उसी दिशा में जा रही है, तो इस चीज को डीनाइट्रिफिकेशन
कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डीनाइट्रिफिकेशन। और ये प्रक्रिया पूछी जाती है, डीनाइट्रिफिकेशन वाली, नाइट्रिफिकेशन वाली, अमोनिफिकेशन वाली सारी चीजें। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वोलेटिलाइजेशन की प्रक्रिया सर्वाधिक कहां होती है, कौन से पीएच मान वाली सॉइल में होती है। तो ध्यान रखना, ये सारी परिस्थितियों में ज्यादा होती है। सारी का मतलब हो गया या तो 7.5 से ऊपर या 8.5 से भी ऊपर देखने को मिलेगी। इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा वोलेटिलाइजेशन होता है और यही क्वेश्चन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यदि कंपटीशन की तैयारी करनी है, कंपटीशन को साथ में लेकर चलना है, तो ऐसी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप इसमें ये लाइन चाहे एग्जाम में लिख कर आओगे या नहीं लिख कर आओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हेडिंग डाल के इसमें कोई और चीज भी लिख के आ जाओगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन की बात आएगी तब ऐसी चीजों को नोट करना ही पड़ेगा। वहां तो क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, वहां तो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वोलेटिलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा सर्वाधिक नाइट्रोजन लॉस कौन सी मृदाओं में होता है। तो वहां पर सीधा सीधा एक ही ऑप्शन आएगा, नाइट्रिफिकेशन होता है वो आपके अम्लीय मृदाएं हैं, क्षारीय मृदाएं हैं, लवणीय मृदाएं हैं या उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो वहां पर फिर सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देकर आना है। सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? क्षारीय मृदाओं में सर्वाधिक नुकसान होता है। तो एक तो ये इस प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करता है ज्यादा नाइट्रोजन, ज्यादा तापमान और नमी की कमी, नमी की उपस्थिति। ठीक है, नमी भी उपस्थित होनी चाहिए, तापमान भी ज्यादा होनी चाहिए और पीएच मान भी होना चाहिए। उन परिस्थितियों में आपका क्या होगा? उनमें वोलेटिलाइजेशन होगा। और ये क्वेश्चन 1-2 बार कंपटीशन में पूछा भी हुआ है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। एक प्रक्रिया होती है लीचिंग की। लीचिंग बिल्कुल बेसिक प्रक्रिया है और सभी प्रकार की सॉइल में होती है, लेकिन रेतीली मृदाओं में ज्यादा होती है। कौन सी मृदाओं में? रेतीली मृदाओं में ज्यादा होती है। देखो, नाइट्रेट अत्यधिक घुलनशील होने के कारण जड़ों क्षेत्र से बहकर बाहर चला जाता है। ठीक है, आपका जड़ क्षेत्र है, उसमें पानी हम डाल रहे हैं, पानी के साथ ये घुल जाता है और घुलकर नीचे चला जाता है, जड़ों से भी नीचे चला जाता है। तो फिर जड़ों को उपलब्ध नहीं होगा, इसका मतलब नुकसान हो गया और इसको हम कहते हैं लीचिंग। रेतीली मिट्टी में नाइट्रोजन की हानि और भूजल प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, जो रेतीली मृदाएं होती है जिनको हम सैंडी सॉइल कहते हैं, उन मृदाओं में ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और साथ में हम ये कहते हैं कि जो भूजल प्रदूषण है, क्योंकि आपको पता हो तो जो नाइट्रेट है ना दोस्तों, ये जो नाइट्रेट है ये एक मात्रा से ज्यादा हो जाने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का रोग कर देता है बच्चों में। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसके लिए ये खराब माना जाता है। भाई ज्यादा नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए हमारे पानी में। ठीक है, जब हम ज्यादा नाइट्रोजन पानी में दे देते हैं, ठीक है, या पानी में घुल जाता है नाइट्रेट की फॉर्म में, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसका सेवन करेगी और करेगी तो फिर जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसी में ये रोग हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये बहुत हानिकारक रोग है और इसके लिए जो है WHO ने 45 जो है आपके पीपीएम से कम सांद्रता रखने के लिए कह रखा है। ठीक है, कि आपके जल में जो है कितनी होनी चाहिए? 45 पीपीएम से कम मात्रा होनी चाहिए। किसकी दोस्तों? अमोनिया, इसकी, नाइट्रेट की। ठीक है, ये चीजें भी जो है बेसिक चीजें हैं, ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बात करते हैं सोइल पीएच। ठीक है, सोइल पीएच किस प्रकार से प्रभावित करता है नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को? यदि कम पीएच होगा तो नाइट्रिफिकेशन कम होगा और यदि ज्यादा पीएच होगा तो अमोनिया का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब वही वोलेटिलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, वोलेटिलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ज्यादा पीएच मान 7.5 से ऊपर जाते ही या 8.5 से ऊपर जाते ही क्या हो जाता है? क्षारीय मृदाओं में अमोनिया का नुकसान होता है, नाइट्रेट का नुकसान होता है और अम्लीय मृदाओं में नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया कम हो जाती है। तो बेस्ट कौन सा माना जाएगा? बेस्ट वो ही जो हम पढ़ते हैं 6 से लेकर 7.5 के बीच में। ठीक है, टेम्परेचर आपके नाइट्रिफिकेशन के लिए 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, यानी कि इस अवस्था में नाइट्रोजन सही मात्रा में उपलब्ध होगा। ठीक है, जल भराव वाली स्थिति में डीनाइट्रिफिकेशन अधिक होता है। इस कंसेप्ट को भी समझा दूं क्या कि जल भराव वाली मृदाओं में डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है? देखो, एक बार यहाँ पर आओ, आप खुद ही दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो, यहाँ पर क्या है? ऊपर पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये मिट्टी है,
और ये मैंने मिट्टी बना दी, डुक 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 डुक। यहाँ से मिट्टी है, चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी है, ठीक है। इसमें कुछ पौधे उगे हुए हैं, ये कुछ पौधे उगे हुए हैं, ठीक है। मान लो गेहूं नहीं उगता है, अब मान के चलते हैं पानी ये चावल उगता है, ठीक है। और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ऊपर क्या है, पानी भरा हुआ है। ये जो परत बनाई गई है ना, ये पानी की बनाई हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रंगीन कर देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो परत बनी हुई है, ठीक है, ये जो परत है ये आपके पानी की है, और नीचे वाली जो परत है ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपके है मुख्य रूप से मिट्टी वाली परत है। अब यहाँ पानी भर चुका है, तो क्या ऊपर से ऑक्सीजन अंदर आ सकती है क्या? क्या पानी को पार करके अंदर मिट्टी में ऑक्सीजन पहुंच सकती है क्या? नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। तो यहाँ वाले सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, यहाँ वाले सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, सीधा सीधा उनको भाई ऑक्सीजन चाहिए, उनको तो जीवन जीना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर उपस्थित जो नाइट्रेट है इसके ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट कर देंगे। पहले एक अणु लेंगे, फिर भी काम नहीं चलेगा, फिर दो ले लेंगे, फिर भी काम नहीं चलेगा, फिर धीरे धीरे लेते लेते लास्ट में नाइट्रोजन गैस ही बना देंगे और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में? ये चीज इसलिए होती है क्योंकि वहां पर आपके डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। एक क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि धान के खेत से CH4 गैस निकलती है, इसका क्या कारण है? धान के खेत से CH4 गैस निकलती है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बात समझ में आ जाएगी। CH4 गैस कैसे निकलती है? सर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। किस चीज की कमी है? ऑक्सीजन की कमी है, और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर फिर भी डिकम्पोजिशन होगा। इसका मतलब C6H12O6, इसका ऑक्सीजन तो किसने यूज कर लिया, सूक्ष्म जीवों ने यूज कर लिया, बचा क्या, C और H ही बचा, और ये क्या बना लेते हैं, मेथेन बना लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धान के खेत से मेथेन निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि ऑक्सीजन तो किसने यूज ले लिया, सूक्ष्म जीवों ने काम में ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी नाइट्रेट से जो ऑक्सीजन था वो किसने काम में ले लिया, वो सूक्ष्म जीवों ने काम में ले लिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, क्या बनता है कि सर हम ये पढ़ते हैं कि राइस में हम किसका यूज करते हैं, राइस में हम मुख्य रूप से अमोनिया वाले नाइट्रोजन जो आपके उर्वरक है उनका यूज करते हैं। अमोनिया वालों का ही क्यों करते हैं, नाइट्रेट वालों का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसे ही नाइट्रेट वाले डालोगे दोबारा से नाइट्रेट किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा, तो काम में ही नहीं आया। इसलिए पहले से ही अमोनियम फॉर्म में डाला जाता है ताकि इसको ये जो आपका पौधा है ये ले सके और सूक्ष्म जीव इसको तोड़े ही ना, ये प्रक्रिया होती है। तो आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर राइस से? आपको मेथेन का पता चल गया क्यों उत्पादित हो रही है, ये आपको डीनाइट्रिफिकेशन का पता चल गया क्यों हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अमोनिया के रूप में ही क्यों दे रहे हैं, बात समझ में आ गई। ये सारी प्रक्रियाएं किससे संबंधित है, चावल से संबंधित है, जल भराव वाली मिट्टियों से संबंधित है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कंपटीशन के लिए ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। आगे बात करते हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर। टेम्परेचर की हमने बात कर ली, जल भराव की हमने बात कर ली। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ज्यादा मात्रा में जब जैविक पदार्थ होंगे तो नाइट्रोजन टूटकर क्या बन जाएगा, ये खनिजीकरण द्वारा क्या करेंगे, नाइट्रोजन को बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। और CN रेशियो, देखो CN रेशियो का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। कंपटीशन लेवल से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब CN रेशियो आपके 30:1 से ज्यादा होता है तब सूक्ष्म जीवों द्वारा अवरुद्ध किया जाता है। अवरुद्ध का मतलब नाइट्रोजन को रोक लिया जाता है, नाइट्रोजन को खुद यूज में लेने लग जाते हैं, पौधे को यूज में नहीं लेने देंगे। और जब CN रेशियो आपका क्या होता है, 20:1 से क्या होता है, कम होता है, तब नाइट्रोजन पौधों के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि सूक्ष्म जीव इसका उपयोग करने लग जाएंगे नाइट्रोजन का, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, कम है, और यहाँ पर नाइट्रोजन सही मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए सूक्ष्म जीव पौधों को भी देते रहेंगे, भाई तुम भी खाते रहो, तुम भी जीते रहो, मेरे साथ तुम भी जीते रहो। ये प्रक्रिया होती है और इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन की पूरी कहानी कंप्लीट होती है, ठीक है।
कंपटीशन लेवल से जो क्वेश्चन बताए हैं उनको भी आपको कवर करना है, सही ढंग से तैयारी करनी है, ठीक है। और बाकी जो है लिखने वाली चीजें हैं वो तो सीधी सीधी आपको दे ही रखी है। दो ही चीजें इसमें समझानी थी, एक तो फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और एक अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, किस प्रकार से नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, ठीक है। यही चीजें होती है केमिस्ट्री में अधिकतर की। फॉर्म्स की बात कर लो और नाइट्रोजन के साइकिल को समझा दो, किस प्रकार से नाइट्रोजन ऐड हो रहा है, किस प्रकार से नाइट्रोजन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, ये प्रक्रिया समझा दो। बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो पहले आपकी नाइट्रोजन से पड़ी हुई है, डिफिशियंसी कैसे होती है, नाइट्रोजन की कमी के क्या लक्षण है, सिम्टम क्या थे, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले ही देख ली थी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई नाइट्रोजन की। अब आगे हम बात करेंगे कल फास्फोरस की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? फास्फोरस की बात हम करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो है हमारे ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे जो है अपनी दुविधा का कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो यहाँ पर कांटेक्ट करके पूछ लिया करो, ठीक है। और ये क्लास यदि यूट्यूब पे देखी जा रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना और लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।